हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, टाइम्स कॉम्पिटिटिव क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है 15 जनवरी और आज के करंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण सवाल बन सकते हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से, वो सभी सवालों के बारे में मैं आपको बताऊंगा और उससे रिलेटेड जितने भी स्टैटिक के सवाल बन सकते हैं उन सभी सवालों को मैं आप लोगों के सामने लाया हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हाँ, आज की क्लास की PDF फाइल मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास अति महत्वपूर्ण है क्योंकि आज फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट आया है, इसलिए आप इस क्लास को बहुत ही ध्यान से देखें और वीडियो के अंत तक देखें। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर जरूर करें। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और ये रहा आपके सामने पहला सवाल। क्या है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वन क्षेत्रफल में वृद्धि वाला शीर्ष राज्य कौन सा है। तो पहले मैं रिपोर्ट के बारे में बता दूं कि ये रिपोर्ट कौन सा है। ISFR इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट। ये रिपोर्ट जो कहाँ से आती है, ये रिपोर्ट आपके देहरादून से आती है। देहरादून जो है उत्तराखंड की राजधानी है, वहाँ से ये रिपोर्ट आती है। और ये रिपोर्ट कब से प्रकाशित हो रही है, तो ये रिपोर्ट जो है 1987 से ये रिपोर्ट प्रकाशित हो रही है। और इस बार की जो रिपोर्ट आई है 2021 की रिपोर्ट, ये 17वें नंबर की रिपोर्ट है। और ये रिपोर्ट जो है हर 2 साल में, एवरी 2 ईयर्स में ये रिपोर्ट आती है। एवरी 2 ईयर्स में ये रिपोर्ट जो है प्रकाशित की जाती है। और इस बार की जो रिपोर्ट है वो 17वें नंबर की रिपोर्ट है। और इसमें क्या बोल रहा है कि क्षेत्रफल में वृद्धि वाला शीर्ष राज्य कौन है, कौन सा राज्य है जो वन क्षेत्रफल में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज किया है। तो वो राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश इसका सही जवाब है। आप सवाल को ढंग से समझें कि क्षेत्रफल में वृद्धि, सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ हुआ है, तो क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा वृद्धि जो है सो आंध्र प्रदेश में हुआ है। अगर जब बोले कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज़्यादा वन कहाँ है, तो उसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। ये सवाल में कन्फ्यूजन नहीं होना है कि ये पूछा है कि क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ हुआ है, वन में के क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ हुआ है, तो उसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश। और अगर यदि ये पूछे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज़्यादा जंगल कहाँ है, वन, तो वो है मध्य प्रदेश। और परसेंटेज की दृष्टि से बोले तो इसका मिजोरम। परसेंटेज की दृष्टि से सबसे ज़्यादा वन कहाँ है, मिजोरम में। तो ये है जो आज का इंपॉर्टेंट सवाल है कि जो इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट आया है, और रिपोर्ट में क्या है कि सबसे ज़्यादा जो वन के क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा वृद्धि आंध्र प्रदेश में हुआ है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है, और परसेंटेज की दृष्टि से मिजोरम जो है पहले स्थान पर है। तो चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा आपके सामने अगला सवाल। उससे संबंधित जितने भी स्टैटिक के सवाल बन सकते हैं वो सवाल को मैं आपके सामने लेके आया हूँ। कि कुचिपुड़ी, क्या पूछ रहा है कि कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो कुचिपुड़ी के बारे में बता दूं कि कुचिपुड़ी जो है सो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। आंध्र प्रदेश की कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है, क्लासिकल डांस है यहाँ का। अब बात करते हैं भारत का नवीनतम हाईकोर्ट कौन सा है। नवीनतम मीन्स जो भारत का नवीनतम हाईकोर्ट कौन सा है, तो नवीनतम हाईकोर्ट अमरावती है। अमरावती हाईकोर्ट जो है सो नवीनतम हाईकोर्ट है। और ये हाईकोर्ट कहाँ है, ये भी आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में। और देश की 25वीं हाईकोर्ट है। ये आपको ध्यान में रखना है कि केवी कब कोर्ट है, ये देश की 25वीं कोर्ट है। और इसकी स्थापना 2019 में हुई, 2019 में, ये आपको ध्यान में रखना। और ये नवीनतम है भारत की। अब बात करें कि आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना कब एक नया राज्य बना। बहुत ही अच्छा सवाल ये पूछता है कि आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना कब बना। तो 2 जून 2014 को तेलंगाना जो सो आंध्र प्रदेश से अलग हो गया। तो आपको ध्यान में रखना है आंध्र प्रदेश से तेलंगाना कब अलग हुआ, तो 2 जून 2014 को तेलंगाना जो है सो आंध्र प्रदेश से अलग हो गया। अब बात करते हैं पापीकोंडा नेशनल पार्क कहाँ है। बहुत ही अच्छा सवाल है कि आंध्र प्रदेश में, इसका ये नेशनल पार्क कहाँ है, पापीकोंडा नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश में। चलिए चलते हैं अब अगले सवाल की तरफ से। यह है आपके सामने दूसरा सवाल। सवाल क्या है कि हाल ही में मार्क रूट किस देश के चौथी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण लिए हैं। तो ये चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं। और किस देश के हैं मार्क रूट जो है किस देश के प्रधानमंत्री चौथी बार बने हैं, तो इसका सही जवाब है नीदरलैंड। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री चौथी बार बने हैं मार्क रूट, ठीक है, आपको समझ में आया होगा। अब नीदरलैंड की राजधानी कहाँ है, नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है। एम्स्टर्डम जो है नीदरलैंड की राजधानी, ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना। अब तुर्कमेनिस्तान आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा। तो तुर्कमेनिस्तान हाल ही में चर्चा में क्यों था, क्योंकि यहाँ का गैस क्रेटर है उसको बंद करने का फैसला लिया गया। तो गैस क्रेटर क्या था, जो रूस जो वहाँ खुदाई किया था, जिसके कारण वहाँ जो विस्फोट हुआ, और विस्फोट के कारण उसको नर्क का द्वार भी कहा जाता है, जिसके कारण वहाँ के लोगों में नकारात्मक भाव पैदा होने लगा था, और वहाँ की सरकार ने उसे बंद करने का फैसला लिया। तो गैस ऑफ क्रेटर कहाँ है, आपको ध्यान में रखना, या फिर इसको गैस ऑफ क्रेटर को ही नर्क का द्वार कहते हैं, वो तुर्कमेनिस्तान में।
जो हाल ही में चर्चा का विषय बना हुआ था। अब चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ये है मार्क रूट, नीदरलैंड के चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं। अगली सवाल की तरफ चलते हैं। किस राज्य में कचाई लेमन फेस्टिवल मनाया गया? कचाई लेमन फेस्टिवल के बारे में बता दूं पहले कि कचाई लेमन फेस्टिवल जो है, ये फेस्टिवल मनाया जाता है सिक्किम में। कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम में ये फेस्टिवल मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि सिक्किम में जो है नींबू का, लेमन जिसको बोलते हैं, नींबू का अच्छी खेती होती है। इस खेती के उपलक्ष्य में यहाँ के लोगों द्वारा कचाई लेमन फेस्टिवल मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब क्या हो गया? सिक्किम। सिक्किम में कचाई फेस्टिवल मनाया जाता है। अब आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा लद्दाख। लद्दाख के बारे में अभी हाल ही में बताए थे कि लद्दाख में जो है सो लोसर महोत्सव मनाया गया। लद्दाख में कौन सा महोत्सव मनाया गया? लोसर महोत्सव। अब असम की बात करें, असम के गुवाहाटी में, अभी आपको मैंने बताया था कल की क्लास में कि असम के गुवाहाटी में कौन सा फेस्टिवल मनाया गया था। तो यहाँ मनाया गया था आपका लोसांग फेस्टिवल। कौन सा? लोसांग फेस्टिवल कहाँ मनाया गया था? असम के गुवाहाटी में। आई होप कि सारा ये सवाल क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं अगली सवाल की तरफ। ये रहा आपके सामने चौथा सवाल, और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। आप इसमें स्टार लगा लीजिए, ये सवाल आ सकता है, एकदम आने की पूरी संभावना है। कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के प्रबंधक, निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? अब पहले आरबीआई के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि आरबीआई कैसे क्या काम करती है। आरबीआई भारत की एक सेंट्रल बैंक है, केंद्रीय बैंक है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। 1935 में आरबीआई की स्थापना हुआ था, 1 अप्रैल 1935 में। उस समय इसकी मुख्यालय कहाँ थी? कोलकाता में। जिस समय स्थापना हुआ था उस समय आरबीआई का मुख्यालय कहाँ था? भारतीय रिजर्व बैंक का कोलकाता में। और वर्तमान में इसकी मुख्यालय जो है, हेडक्वार्टर है, वर्तमान में कहाँ है? वर्तमान में इसकी मुख्यालय मुंबई में है। वर्तमान में इसकी मुख्यालय की बात करें तो कहाँ इसकी मुख्यालय? मुंबई में है। और इसके अभी जो वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं वो शक्तिकांत दास हैं। शक्तिकांत जो दास हैं वो आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर है। अब आते हैं सवाल की तरफ। अब क्या बोल रहा है? आरबीआई जो है सो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का एमडी और सीईओ किसे बनाया है? एमडी और सीईओ जो है सो किसे नियुक्त किया है? तो इसका सही जवाब है इतीरा डेविस। इतीरा डेविस जो है सो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त हुए हैं। अब बात करते हैं आपके सामने उर्जित पटेल। हाल ही में उर्जित पटेल क्यों चर्चा में थे? क्योंकि ये AIIB के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं। ये AIIB क्या है? ये एक एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है जिसका मुख्यालय चाइना में है। इसके जो 2 वर्ष के लिए उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो उर्जित पटेल को। तो आपको ये क्लियर रखना है, आपको ध्यान में रखना है कि हाल ही में जो AIIB के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आरबीआई के पूर्व गवर्नर जो हैं उर्जित पटेल, उसे नियुक्त किया गया। अब चलते हैं आप अगली सवाल की तरफ। दोस्तों, अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ये है आपके सामने इतीरा डेविस। ये हैं इतीरा डेविस। ये जो है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए एमडी और सीईओ बने हैं। ठीक है, अभी आरबीआई ने इसे नियुक्त किया है। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ ले जाते हैं। ये है 5वां सवाल आपके सामने। क्या है कि इसरो ने गगनयान, पहले आप ये सवाल को बहुत ही बारीकी से सुनिएगा। ये सवाल बहुत ही बढ़िया सवाल है, प्यारा सवाल है कि इसरो ने गगनयान रॉकेट के लिए क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण कहाँ से किया है? तो पहले मैं आपको इसरो के बारे में बताता हूँ। इसरो की स्थापना बोलें तो इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुआ था। 1969 में इसकी स्थापना हुई। इसकी मुख्यालय की बात करें, हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? तो इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। बेंगलुरु में इसका जो कर्नाटक में इसका मुख्यालय में। इसके वर्तमान में और नए अध्यक्ष जो बने, चेयरमैन इसके बने इसरो के, कल ही मैं आपको बताया था इसके अध्यक्ष कौन बने? एस सोमनाथ जो है सो नए जो इसरो के अध्यक्ष बने। अब आते हैं सवाल की तरफ। तो इसरो जो है सो गगनयान रॉकेट लॉन्च किया है। तो गगनयान रॉकेट क्या है? ये मानव युक्त रॉकेट है जो इसरो द्वारा सफल परीक्षण किया है क्रायोजेनिक इंजन से। ठीक है, कि ये उड़ान भरने में सक्षम है कि नहीं है। और तो कहाँ से इसका परीक्षण किया गया? ये बहुत बढ़िया सवाल है कि परीक्षण इसका किया कहाँ गया इससे। तो इसका सही जवाब है तमिलनाडु। और तमिलनाडु के भी कहाँ से? महेंद्रगिरी से इसका परीक्षण किया गया है। तो अब सवाल ये समझ में आया होगा कि गगनयान रॉकेट कहाँ से परीक्षण किया गया है? तो तमिलनाडु से। चलिए चलते हैं अब अगले सवाल की तरफ। ये रहा आप लोगों के सामने 6ठा सवाल। क्या है? ये भी बहुत अच्छा सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री की पंजाब यात्रा के दौरान हुई सुरक्षा चूक के जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया? अब बता दें मैं आपको, सुप्रीम कोर्ट जो है सो प्रधानमंत्री जो पंजाब यात्रा के जो दौरा हुआ था उसमें जो सुरक्षा में चूक हुआ उसकी जाँच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक समिति का गठन किया है, जिस समिति में 5 मेंबर होंगे, 5 सदस्य होंगे इस समिति में। और इसकी जो अध्यक्षता है वो करेगी कौन? इंदु मल्होत्रा। और इंदु मल्होत्रा क्या ये जो सो
वकील से सीधे सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाली एकमात्र ये महिला है, इंदु मल्होत्रा, जो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में कार्यरत है। और इसी के अध्यक्षता में पंजाब के दौरे में हुई प्रधानमंत्री की सुरक्षा चूक में जांच के लिए इसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। अब बात करें, आपको दिख रहा होगा ऑप्शन में सुधीर कुमार सक्सेना। अब जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जो चूक हुआ उसके लिए भी गृह मंत्रालय ने एक समिति का गठन किया, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? सुधीर कुमार सक्सेना इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। और ये जो रिपोर्ट है सुधीर कुमार सक्सेना वो गृह मंत्रालय को सौंपेंगे और इंदु मल्होत्रा जो है अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी। चलिए चलते हैं अब अगले सवाल की तरफ। ये है इंदु मल्होत्रा, जो ये सुप्रीम कोर्ट जो ये है प्रधानमंत्री का काफिला जो भटिंडा जाते समय उसके काफिले को किसी फ्लाईओवर पर रोक दिया गया था और इसी ऐसा माना जाता है कि इसकी सुरक्षा में चूक हुआ और उसी की अध्यक्षता में ये समिति का गठन किया, जिसकी अध्यक्षता इंदु मल्होत्रा कर रही है। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल क्या है? एकदम बहुत बढ़िया सवाल है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इसको आप ध्यान से देखें। सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, या किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया है? तो सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय ये अनुच्छेद 129 में है। ये अभिलेख न्यायालय होता क्या है? मीन्स अगर यदि सुप्रीम कोर्ट कोई जजमेंट देती है, कोई न्याय देती है, तो उस न्याय पर बाद में भी ये रिव्यू कर सकती है। ये अनुच्छेद में उस पर ये लिखा हुआ है कि ये कैसा, कौन सा अनुच्छेद में? अनुच्छेद 129 में। अगर बात करें अगले सवाल की तरफ कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है, किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख है? अगर राष्ट्रपति चाहे तो एडवाइस जो है सो सुप्रीम कोर्ट से ले सकता है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से एडवाइस ले सकता है। ये कौन सा अनुच्छेद में इसका उल्लेख है? तो ये अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 143 में उल्लेख है कि राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। अब अगला सवाल, और बहुत ही बढ़िया सवाल, कि किस अनुच्छेद के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय रीट जारी करता है? मीन्स सुप्रीम कोर्ट जो है सो 5 जो रीट जारी करता है सो कौन सा अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 32, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जो है सो 5 रीट जारी करता है। और ये सुप्रीम कोर्ट, लेकिन हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट जो है सो अनुच्छेद 226, आर्टिकल 226 के तहत 5 रीट जारी करता है। आई होप ये सब समझ में आया होगा। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा आप लोगों के सामने 7वां सवाल। हाल ही में भारत सरकार ने जीवन बीमा निगम मीन्स LIC में कितने प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देने का निर्णय लिया? तो पहले मैं LIC के बारे में आपको बताता हूँ कि LIC की स्थापना 1956 में हुई। LIC की स्थापना कब हुई? देखिए कभी कभी क्या होता है कि सवाल सीधे ना पूछकर टेढ़ा पूछ लिया जाता है। अब सवाल बनता है कि LIC की स्थापना कब हुई थी, ये भी पूछ ले जा सकता है। इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि LIC की स्थापना कब हुआ? तो 1956 में। और LIC का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में। LIC का मुख्यालय मुंबई में। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो MR कुमार जो है सो LIC के अध्यक्ष हैं। अब सवाल की तरफ आते हैं। तो केंद्र सरकार जो है सो LIC में कितने FDI की अनुमति दी है? FDI क्या होता है? FDI ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मीन्स प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। मीन्स कोई भी विदेशी कंपनी जो सो इस भारतीय कंपनी LIC में अपना शेयर जो है सो खरीद सकती है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? FDI बोलते हैं। ठीक है, अपना हिस्सेदारी जो है सो खरीद सकती है, उसको FDI कहते हैं। तो इसकी कितने प्रतिशत FDI करने की अनुमति दी है केंद्र सरकार ने? तो इसका सही जवाब है 20%। 20% जो है सो LIC में FDI करने की अनुमति दी है। आई होप ये सवाल समझ में आया होगा। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा आप लोग सामने 8वां सवाल। हाल ही में किसने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2022 जारी की है? तो वैश्विक जोखिम रिपोर्ट, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्ल्ड रिस्क रिपोर्ट, और ये रिपोर्ट जो है सो इस बार जो जारी हुआ वो 17वें नंबर का रिपोर्ट है। कितने नंबर का? 17वें नंबर का रिपोर्ट है। इसको जारी कौन करता है ये रिपोर्ट? तो विश्व आर्थिक मंच द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया जाता है। इसमें क्या है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में कितने अभी कोविड के दौरान कितने चैलेंजेस हुए, जिसका सामना करने के लिए कि विश्व जो है सो कितना सक्षम है, वो ये रिपोर्ट में दर्शाता है कि वैश्विक जोखिम रिपोर्ट। और ये कितने नंबर का है? 17वें नंबर का रिपोर्ट है। तब कौन जारी किया है? तो विश्व आर्थिक मंच। अब विश्व आर्थिक मंच की बात करें तो इसकी स्थापना 1971 में हुआ था। कब? 1971 में हुआ था विश्व आर्थिक मंच की स्थापना। अब चलते हैं, आपको अगले सवाल की तरफ ले चलते हैं। अब इससे संबंधित स्टैटिक के क्या क्या सवाल बन सकते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, उस सवालों को हम आपके सामने लेके आते हैं। तो ये रहा इससे संबंधित सवाल। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मीन्स WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जो है जेनेवा में। कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। अब WHO की बात करें तो WHO की स्थापना जो 7 अप्रैल 1948 को
7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई और 7 अप्रैल को ही विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है कि 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और इसके अध्यक्ष की बात करें, WHO के अध्यक्ष, तो उसके अध्यक्ष हैं टेड्रोस अधनोम। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व व्यापार संगठन मीन्स WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय भी कहाँ है? जेनेवा में। इसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 1995 को इसकी स्थापना हुई है। इसको ध्यान में आपको रखना है। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है? मानव विकास मीन्स ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन जारी करता है? तो UNDP जो है सो मानव विकास सूचकांक जारी करता है। इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। आई होप ये सवाल समझ में आया होगा। अब चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ ले चलते हैं। ये रहा आपके सामने नवा सवाल। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो शेयर जरूर करें और लाइक करना ना भूलें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब चलिए अगला सवाल आपके सामने है कि प्रधानमंत्री द्वारा किस राज्य व केंद्र शासित प्रदेश में MSME प्रौद्योगिकी सेंटर का उद्घाटन किया है? कौन सा सेंटर का उद्घाटन किया? MSME टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन किया। टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया है? प्रधानमंत्री द्वारा कहाँ किया गया? तो इसको मैं बता दूं तो इसका जो उद्घाटन है से पुदुचेरी में किया गया। पुदुचेरी के बारे में बता दूं कि पुदुचेरी जो इस बार राष्ट्रीय युवा महोत्सव का मेजबान कर रहा है। राष्ट्रीय युवा महोत्सव का मेजबान कौन कर रहा है? पुदुचेरी कर रहा है। अब वहीं से प्रधानमंत्री जो है सो MSME प्रौद्योगिकी केंद्र, MSME टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन किए हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ, आपको ले चलते हैं। ये रहा आप लोग सामने 10वां सवाल और आज का अंतिम सवाल। 13 जनवरी 2022 को किस राज्य सरकार ने टोक्यो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन को पुलिस अधीक्षक मीन्स DSP के रूप में नियुक्त किया है? मीन्स सवाल को सीधे सीधे समझें कि किस राज्य सरकार जो है सो टोक्यो ओलंपिक लवलीना बोरगोहेन को DSP के रूप में नियुक्त किया है? तो पहले मैं आपको टोक्यो ओलंपिक के बारे में बताता हूँ। टोक्यो ओलंपिक इस बार जो है सो 32वें क्रम का ओलंपिक था और इसका आयोजन कहाँ हुआ था? जिसे नामी में टोक्यो, जापान में इसका आयोजन हुआ था। ठीक है, जिसमें भारत जो है सो कुल कितना पदक जीता था? 7 पदक जीता था। 1 2 4 मीन्स एक जो है गोल्ड मेडल जीता था, 2 सिल्वर मेडल और 4 ब्रॉन्ज मेडल। ये कुल कितने पदक भारत ने जीता था? 7 पदक जीते थे, जिसमें से एक जो है सो लवलीना बोरगोहेन अपने पहले प्रयास में ब्रॉन्ज मेडल जीती थी और ये जो है सो असम की है, इसलिए असम की सरकार ने इसको DSP बनाने का फैसला किया है। ठीक है, आई होप ये सवाल समझ में आया होगा। अब इससे रिलेटेड जितने भी खिलाड़ी हैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। ये रहा, मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से है? बहुत ही फेमस प्लेयर है और ये किस खेल से संबंधित है? इसका ये जो है सो भारोत्तोलन से, वेट लिफ्टिंग इसका खेल है, लिफ्टिंग से संबंधित है। और ये जो है सो टोक्यो ओलंपिक में जो 32वें क्रम का था उसमें सिल्वर मेडल ये जीती थी। अब अगला चलते हैं, रवि दहिया। बहुत ही बढ़िया सवाल है कि रवि दहिया का संबंध किस खेल से है? तो रवि दहिया का संबंध जो है कुश्ती से रवि दहिया का संबंध है और ये भी जो है सो टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था। भारत के लिए जो 2 सिल्वर मेडल आए उसमें से एक मीराबाई चानू ने और दूसरा रवि दहिया ने जीता था। ये सवाल ये पूछ लेता है कि कभी कभी कि रवि दहिया किस खेल से संबंधित है, तो आपको ध्यान में रखना है कि रवि दहिया जो है सो कुश्ती से संबंधित है। अगला सवाल, अवनी लखेरा का संबंध किस खेल से है? तो अवनी लखेरा के बारे में बता दूं, ये पैरालंपियन खिलाड़ी है। ठीक है, मीन्स विकलांग खिलाड़ी। तो टोक्यो पैरालंपिक जो हुआ था, एक टोक्यो ओलंपिक हुआ, एक टोक्यो पैरालंपिक हुआ, तो दोनों वहीं हुआ। ठीक है, टोक्यो में। तो टोक्यो पैरालंपिक में जो अवनी लखेरा है सो 2 गोल्ड मेडल जीती है। ठीक है, और ये अवनी लखेरा कहाँ से है? तो जयपुर राजस्थान से ये है अवनी लखेरा। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ ले चलते हैं। और ये रहा कल का सवाल जो मैंने आपसे पूछा था कि निम्नलिखित में कौन सा राज्य जो है सो म्यांमार से सीमा नहीं लगाता है? तो इसका सही जवाब है मेघालय जो है सो म्यांमार से सीमा नहीं लगाता है। जो क्रम से अगर म्यांमार की बात करें, म्यांमार से सीमा लगाने वाले जो राज्य हैं वो कौन कौन से हैं? तो अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, मणिपुर है, मिजोरम है और नागालैंड। ये 4 राज्य हैं सो म्यांमार से सीमा बनाते हैं और मेघालय उससे सीमा नहीं बनाते। तो इसका सही जवाब क्या होगा? मेघालय। अब आज का जीके का सवाल ये रहा आपके सामने, इसको कमेंट सेक्शन में आपको देना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। क्या कि किस महासागर की आकृति एस आकार की है? तो इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है और इसका जवाब मैं कल आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो कैसा लगा, आप अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, अब आपके सामने मैं कल उपस्थित होऊंगा। ठीक है, कल संडे
है तो संडे के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, संडे का ऑफ रहेगा और फिर अगले क्लास में उतने ही ऊर्जा के साथ मैं आप लोगों के सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।